नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दौर में जब प्राचीन भारत में वो शक्तियां उभर रही थीं जिन्होंने आगे चलकर देश के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। ये कहानी है महाजनपदों की। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब सोचिए, दर्जनों राज्य सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी एम्बिशंस हैं, और फिर अचानक उनमें से एक, सिर्फ एक, सबसे ऊपर उठकर पूरे इतिहास का रुख ही बदल देता है। ये कैसे हुआ? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और इस कहानी की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये महाजनपद आखिर थे क्या और ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों थे। महाजनपद, इसका सीधा सा मतलब है महान क्षेत्र। तो जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब भारत का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ये इन 16 महान क्षेत्रों का एक कॉम्प्लेक्स वेब था, जहां हर राज्य की अपनी पहचान थी, अपनी ताकत थी और अपने सपने थे। अच्छा, तो ये सब हमें पता कैसे चलता है? क्या ये सिर्फ अंदाजा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लकी हैं कि हमारे पास उस दौर के लिखे हुए ग्रंथ हैं। समझ लीजिए कि उस जमाने की डायरीज की तरह, जो हमें उस दुनिया की एक साफ तस्वीर देते हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों से लेकर महान व्याकरण के ज्ञाता पाणिनि तक सबने इन ताकतवर राज्यों के बारे में लिखा है। अब जो बात इस दौर को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि यहाँ सिर्फ एक तरह का राजपाट नहीं था। ये समय पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स का दौर था, आप कह सकते हैं। एक तरफ थे राजतंत्र, मतलब वही क्लासिक सिस्टम, एक राजा है और उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। सत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। पावरफुल मगध और कोसल में यही होता था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत ही रेवोल्यूशनरी, कुछ बिल्कुल अलग हो रहा था, और वो थे गणसंघ। यहाँ कोई एक राजा नहीं था, नहीं, बल्कि शासन एक चुनी हुई असेंबली या फिर कई क्लैंस के जो लीडर्स होते थे वो मिलकर चलाते थे। वज्जी और मल्ल इसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए अब इन 16 बड़े राज्यों में से कुछ मेन प्लेयर्स पर एक नजर डालते हैं जो पूरे उपमहाद्वीप में फैले हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं काशी की, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। ये तब भी ठीक आज की तरह ही ज्ञान और आध्यात्म का एक धड़कता हुआ केंद्र था। इसकी गलियों में कल्चर और कॉमर्स का संगम होता था और इसका असर दूर दूर तक महसूस किया जाता था। फिर आता है कोसल, उत्तर का एक बहुत बड़ा और ताकतवर राज्य। इसकी राजधानी थी श्रावस्ती और इसके राजाओं का दबदबा पूरे इलाके में था। ये उस दौर के बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स में से एक था, इसमें कोई शक नहीं। और अगर हम उत्तर पश्चिम की तरफ देखें तो वहां था गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला प्राचीन दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज में से एक थी। ये पूरब और पश्चिम के बीच एक जरूरी ट्रेड रूट पर था, जो इसे आइडियाज, कल्चर और दौलत का एक मेल्टिंग पॉट बनाता था। और फिर आता है वज्जी। ये सच में कुछ अलग था। यहाँ कोई एक राजा नहीं था जो हुक्म चलाता था, नहीं, बल्कि ये 8 ताकतवर कुलों मतलब क्लैंस का एक फेडरेशन था जो साथ मिलकर फैसले लेते थे। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था, जो दिखाता है कि शासन के कितने अलग अलग विचार उस वक्त मौजूद थे। इन सभी ताकतवर राज्यों और गणसंघों के बीच एक ऐसा था जो धीरे धीरे लेकिन लगातार बाकी सब पर हावी होता गया, और वो था मगध। तो सवाल ये है कि आखिर मगध ने ऐसा क्या किया जो बाकी नहीं कर पाए। देखिए, मगध की सफलता कोई तुक्का नहीं थी। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह था। इसकी जीत 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। एक ऐसी ज्योग्राफी जिसे कोई हरा न सके, एक यूनिक मिलिट्री एडवांटेज, जबरदस्त इकोनॉमिक पावर और हाँ, बहुत ही एम्बिशियस शासक। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। मगध की जो शुरुआती राजधानी थी, राजगृह, वो 5 पहाड़ियों से घिरी थी, मतलब एक नेचुरल फोर्ट्रेस जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। और बाद में राजधानी बनी पाटलिपुत्र, जो गंगा और सोन जैसी नदियों के संगम पर थी, माने एक ऐसा पानी का किला जिसे भेदना बहुत ही मुश्किल था। अब आते हैं मिलिट्री एडवांटेज पर। मगध के पास एक सीक्रेट वेपन था, हाथी। गंगा की जो दलदली मैदान थे वो इन विशाल जानवरों के लिए एकदम परफेक्ट थे, और ये हाथी ये प्राचीन दुनिया के बख्तरबंद टैंक की तरह थे जो दुश्मन की सेना की लाइनों को रौंद कर रख देते थे। और आखिर में वो चीज जो हर साम्राज्य के लिए जरूरी होती है, पैसा और ताकत।
देखिए, मगध की पहुंच थी आज के झारखंड के लोहे की खदानों तक। अब इससे क्या हुआ? इससे दो चीजें हुईं। एक, उन्हें मिले बेहतर हथियार अपनी सेना के लिए, और दूसरा, खेती के लिए मिले बेहतर औजार, जिसका मतलब था ज्यादा अनाज, ज्यादा पैसा, और इसी से बनी एक मजबूत सेना और एक जबरदस्त इकोनॉमी। तो इन सब चीजों ने मिलकर क्या बनाया? इन्होंने सिर्फ मगध को ही सबसे ऊपर नहीं पहुंचाया, बल्कि भारत के इतिहास के एक बहुत बड़े चैप्टर की नींव भी रखी। तो जो सबसे जरूरी बात समझ में आती है वो ये है कि महाजनपद का दौर सिर्फ आपस में लड़ते हुए राज्यों का एक झुंड नहीं था। नहीं, ये एक भट्टी थी, एक लेबोरेटरी थी, जहां भारत के पहले महान साम्राज्य के लिए जरूरी हर चीज को गढ़ा जा रहा था, परखा जा रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे भविष्य के सम्राटों ने यहीं से सीखा कि एक एम्पायर कैसे बनाया जाता है और उसे कैसे चलाया जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक साम्राज्य बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ सही जगह पर सही रिसोर्सेज होने की बात है, या फिर ये महान लीडर्स का करिश्मा और विजन होता है जो इतिहास को मोड़ देता है? मगध की कहानी तो यही बताती है कि शायद असली जादू इन सभी चीजों के शक्तिशाली मिश्रण में ही छिपा है, और ये एक ऐसा विचार है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है।